हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, है ना। और जिन लोगों की पढ़ाई अच्छे से नहीं चल रही हैं उनके लिए हमारा है क्रैश कोर्स, जो कि हमारा कब से स्टार्ट हो रहा है, 20 सितंबर से। ये क्रैश कोर्स उनके लिए है जो खुद से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। 20 सितंबर से, और जिनकी सेल्फ स्टडी हो भी रही है वो भी इस कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूं, ये जो कोर्स है आपका ऑफलाइन होगा, है ना। यदि ये वीडियो आपके काम का नहीं भी है तो भी आप इस वीडियो को क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। जिसको जरूरत होगी वो आपका खुद ही इस कोर्स में क्या कर लेगा, इनरोल कर लेगा। ठीक है, तो आपका ये जो कोर्स है आपका 20 सितंबर से स्टार्ट होगा। इसमें मैं बता दे रहा हूं कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा कब स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं इस क्रैश कोर्स में, जो हम सबसे पहला सब्जेक्ट कराएंगे वो सब्जेक्ट होगा हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या बोल सकते हैं हम स्ट्रक्चर एनालिसिस। स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्ट्रक्चर एनालिसिस। अब स्ट्रक्चर एनालिसिस में यदि हम बात करते हैं तो इस पे हमारा क्या हो जाता है, हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी आ जाता है और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का भी कुछ पार्ट हमारा इस पे आ जाता है ना। बेसिकली यदि हम बात करते हैं कि हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक होता है वो होता है हमारा डिफ्लेक्शन, है ना। डिफ्लेक्शंस की जो मेथड्स हैं उनमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं स्ट्रेन एनर्जी मेथड, है ना। स्ट्रेन एनर्जी मेथड से आपके क्वेश्चंस जो हैं ज्यादातर आते हैं आपके एग्जाम पे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होता है वो हमारा ट्रस वाला टॉपिक होता है, उससे भी हमारे ट्रस वाले टॉपिक से भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद यदि हम बात करते हैं टॉस में, तो टॉस में हमारा इनडिटर्मिनेसी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो बेसिकली जो हम सबसे पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर एनालिसिस। अब ये स्ट्रक्चर एनालिसिस आपका कब से कब तक चलेगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस है वो हमारा 20 सितंबर से स्टार्ट होगा और हमारा कब कंप्लीट हो जाएगा, 27 सितंबर को। ठीक है, आपकी पर डे 6 आवर की क्लास है, जिसमें से आपका 5 आवर्स आपका क्या चलने वाला है, टेक्निकल चलने वाला है। अब ये लगा लो आप 7 डेज आपकी क्लास रहेंगी तो आप इसको 35 आवर्स, है ना, 35 आवर्स में आपका जो स्ट्रक्चर एनालिसिस वाला जो सब्जेक्ट है वो आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, अच्छा वीडियो को देखते जाना आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना। तो लास्ट में उसको बताएंगे। अभी अभी आप पहले ये देख लो कि कौन सा सब्जेक्ट कब कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, यदि आप इस कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको आगे भी प्रॉफिट मिलेगा, है ना। वीडियो को देखते जाना, मैं आगे बताऊंगा क्या प्रॉफिट होगा उससे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा होगा वो होगा हमारा सॉइल मैकेनिक्स। अब सॉइल मैकेनिक्स जो होगा वो कब से कब तक चलेगा आपका, तो यदि हम सॉइल मैकेनिक्स की यदि बात करते हैं तो सॉइल मैकेनिक्स हमारा चलेगा 28 सितंबर टू 4 अक्टूबर। ठीक है, तो इसमें भी आपको कम से कम 6 to 7 डेज आपको लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स का भी मैंने एनालिसिस कर दिया है और सॉइल मैकेनिक्स का भी मैंने एनालिसिस कर दिया है ना। तो जो मैंने एनालिसिस किया है उसी के हिसाब से ही आपका क्रैश कोर्स चलेगा। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका कब से स्टार्ट होगा, ये आपका स्टार्ट हो जाएगा 5 अक्टूबर से और ये आपका चलेगा 11 अक्टूबर तक। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट होगा, नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा हाईवे प्लस एयरपोर्ट। हाईवे प्लस एयरपोर्ट। अब यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये कब से स्टार्ट होगा, 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। बीच में आपका इसमें 2 मंथ में आपका सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ दीपावली की छुट्टी मिलेगी, बस, उसके अलावा कोई छुट्टी नहीं है ना। तो यदि हम बात करते हैं हाईवे प्लस एयरपोर्ट की यदि हम बात करेंगे तो ये आपका कब तक कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 17 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये सारे के सारे हैवी वेटी सब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा होगा, नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा इसके बाद होगा आरसीसी, रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। अब यदि हम आरसीसी की बात करते हैं तो आरसीसी जो सब्जेक्ट है हमारा
ये हमारा कैसा सब्जेक्ट है, हमको इस पर कोडल प्रोविजंस ज़्यादा पढ़ने हैं। तो कोडल प्रोविजंस जब हमको इस पर पढ़ने हैं तो इस पर हमको इसकी जो डेट है यदि हम बात करते हैं तो ये हमारा चलेगा 18 अक्टूबर से, ठीक है, और ये हमारा जाएगा 23 अक्टूबर तक, ठीक। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं आरसीसी के बाद जो हमारा मेन सब्जेक्ट है आरसीसी के बाद, जिसमें लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, एनवायरनमेंट। यदि हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट हमारा चलेगा 24 अक्टूबर से, 24 अक्टूबर से हमारा ये चलेगा 30 अक्टूबर तक, ठीक है। अब आप देखो, आप जब बात करते हैं हमारा सितंबर और अक्टूबर, जब अक्टूबर कंप्लीट हो रहा होगा उस टाइम पे आपके ये सब्जेक्ट सारे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। साथ में ही आपको क्या करना है कि आपको हर सैटरडे और संडे को आपका टेस्ट भी होगा, है ना। तो टेस्ट उसी का होगा जो सब्जेक्ट आपके फिनिश होते जाएंगे, ठीक। उसके बाद यदि हम बात करते हैं अक्टूबर के बाद यदि हम बात करेंगे तो अक्टूबर के बाद अब आपका आ जाएगा नवंबर, और आपका 14 नवंबर को क्या है, एग्जाम है ना। तो ये सारे सब्जेक्ट तो आपको साथ में ही रिवाइज करते जाने हैं। इन सब्जेक्टों को बिल्कुल छोड़ना नहीं है कि एक बार पढ़ लिया फिर छोड़ दिया। इन सब्जेक्टों की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं हमारे पास अब जो सब्जेक्ट बचे, एनवायरनमेंट के बाद जो हमारा सब्जेक्ट आएगा वो कौन सा आएगा, हमारा कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, सीपीएम। अब यदि हम सीपीएम की बात करें तो सीपीएम को भी हम कंप्लीट कर देंगे कब, हमारा ये चलेगा 31 अक्टूबर से, है ना। 31 अक्टूबर से ये चलेगा आपका 4 नवंबर तक, 4 नवंबर तक, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका सीपीएम के बाद जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका, वो आपका होगा रेलवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग। अब यदि हम रेलवे इंजीनियरिंग की बात करें तो रेलवे इंजीनियरिंग जो है आपका, ये आपका चलेगा 5 नवंबर टू आपका ये कब तक चलेगा, 8 नवंबर। मतलब आप यदि बात करते हैं 4 दिन में आपका ये क्या हो जाएगा, रेलवे इंजीनियरिंग फिनिश हो जाएगा, है ना। मतलब यदि हम बात करते हैं 5 आवर्स पर डे के हिसाब से, मतलब 20 आवर्स में आपका रेलवे इंजीनियरिंग आसानी से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बहुत आसान सब्जेक्ट है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं रेलवे इंजीनियरिंग के बाद, तो आपका नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है यहाँ पर आपको पढ़ाई जाएगी हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, है ना। और हाइड्रोलॉजी जो है आपकी वो चलेगी आपकी 9 to 10, है ना। 2 दिन में आपकी हाइड्रोलॉजी जो है आपकी 10 आवर्स में आपकी हाइड्रोलॉजी कंप्लीट करा दी जाएगी। अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं हमारा जो सब्जेक्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट बच गए हमारे सब्जेक्ट बचते हैं, एक तो हमारे पास बचता है इरिगेशन, एक तो हमारा बचेगा इरिगेशन प्लस स्टील स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर। तो इरिगेशन और स्टील स्ट्रक्चर ये दोनों सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा क्लास में कंप्लीट कराए जाएंगे। मतलब कि आपको इनके, यदि इरिगेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में भी कुछ वीडियो मैंने आपके यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं, है ना। वहाँ से आप इरिगेशन इंजीनियरिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लस आपको जो एक्स्ट्रा इरिगेशन के जो लास्ट वाले टॉपिक बचे हैं वो आपको एक्स्ट्रा क्लास में करा दिए जाएंगे। अब बचता है आपका स्टील स्ट्रक्चर, तो स्टील स्ट्रक्चर को भी आपको कई दिन ऐसे होंगे जिनमें आपकी एक्स्ट्रा क्लास लेकर आपको स्टील स्ट्रक्चर के कोडल प्रोविजन भी आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे, और जिस टाइप के क्वेश्चन इस पर से पूछे जाते हैं स्टील स्ट्रक्चर के वो भी आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया पूरा फॉर्मेट हमारा किसका, किस किस तरीके से हम अपना टेक्निकल जो है कंप्लीट करेंगे। यदि आप कोर्स में एनरोल नहीं भी करते हैं तब भी आप इसको सेल्फ स्टडी में कुछ इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। कि आपने टाइम डिसाइड कर लिया, यदि देखो आपकी तैयारी हो चुकी है, यदि आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप क्या करो, एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठा लो और उनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आप यदि अभी तक ऑनलाइन स्टडी करते आ रहे थे तो आप देख लेना, आपने यदि ऑनलाइन स्टडी की होगी तो जो आपने पहले पढ़ा वो सब भूल गए होगे आप, है ना। ऑनलाइन स्टडी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपने जो भी पढ़ा है वो आप सारी चीज़ें क्या हो जाते हो, भूल जाते हो। क्योंकि जब पढ़ा रहे होते हैं तो उस टाइम पे आप चीज़ों को नोट नहीं करते हैं, है ना। कान में हेडफोन लगाए और बढ़िया सुनते हुए सो गए,
तो ऐसा करने से अच्छा है आप एक माहौल लो, आप कहीं पर भी हो, आप यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी सिटी में हैं, आप वहाँ पर ही आप ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करो, क्योंकि एग्ज़ाम निकालने के लिए माहौल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको माहौल ही नहीं मिलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन कितने पानी में है, तो आपको ये लगेगा कि जो आपको आ रहा है वो सफिशियंट है ना। इसलिए आप कहीं पर भी हो, आप ऑफलाइन क्लास को ही प्रेफर करना। ऑनलाइन क्लास में सिर्फ वही चीज़ पढ़ना जो टॉपिक आपको नहीं आता, आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ने मत बैठ जाना, जो टॉपिक आपको नहीं आता है आप वही टॉपिक पढ़ना, है ना। ऑनलाइन स्टडी में क्या होता है कि आपने कहीं से भी क्लास करके रखी है आज के टाइम पे, तो आपको जब यूट्यूब में कोई भी फैकल्टी अगर यूट्यूब में पढ़ा रहा है तो वो उस टॉपिक में बहुत अच्छा होगा, है ना, इसलिए उस टॉपिक को कंप्लीट करा रहा है। तो जब वो उस टॉपिक को कंप्लीट करा रहा होता है तब आप जब उससे पढ़ते हो तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होता है कि अरे ये, क्योंकि वो चीज़ आपको बन रही होती है, सिर्फ आपने पहले पढ़ी हुई है, अब आपके दिमाग से निकल गई है ना। तब जब आप पढ़ते हो तो आपको रिकॉल हो रही होती है, आपको बड़ा मज़ा आता है कि यार ये ऐसा भी है। और 4-5 पॉइंट कोई भी फैकल्टी यदि आपको एक्स्ट्रा बता देगा तो आपको ये लगने लगेगा कि ये फैकल्टी बहुत अच्छा। यूट्यूब में सारी की सारी फैकल्टी जो है, मैक्सिमम सारी फैकल्टियाँ अच्छी हैं, है ना। कोई भी फैकल्टी बुरी नहीं है, थोड़ी 19-20 सब होते हैं, है ना। कोई ज़्यादा कंटेंट दे देता है, कोई कम कंटेंट देता है, लेकिन आप ये चीज़ याद रखना कि आप जो भी ऑनलाइन स्टडी में अभी पढ़ रहे हो वो सारी चीज़ आपके दिमाग से एस्केप हो जाती है ना। क्योंकि आपने क्या किया, पहले पढ़ा हुआ, फिर आज वीडियो देखा, आपने उसको नोट नहीं किया है ना। क्योंकि एक ही सब्जेक्ट को 80 to 90 आवर्स पढ़ा दिया जाता है। अब आपने पढ़ तो लिया, चीज़ें आपको बनने लगी, लेकिन एग्ज़ाम पे आप उसको प्रैक्टिस, क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ के चले गए, है ना। अब जब आपकी प्रैक्टिस नहीं है, कई बार क्या होता है कि आप यूट्यूब से पढ़ के डायरेक्ट एग्जाम देने चले जाते हो। आपने क्या किया, बहुत लंबी लंबी आपने मैराथन वाली वीडियो देख ली है, वीडियो देखने के बाद डायरेक्ट आप एग्जाम में पहुंच गए, तो वहां पर जो कहानियां सुनाई गई हैं वो एग्जाम पे नहीं आती, जो फैक्चुअल डेटा है वो आपके एग्जाम पे आना, जो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद कॉपी में लिख के करोगे वो क्वेश्चंस ही आपसे एग्जाम में बनेंगे, है ना। और वो सारी चीज़, वो सारा फील आपको ऑफलाइन क्लास में ही मिलेगा, ठीक है। तो आप कहीं पर भी हो, आप ऑफलाइन क्लास को ही प्रेफर करो, क्योंकि जब तक माहौल नहीं मिलेगा तब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ कि इसके बाद यदि, ये तो आपका टेक्निकल पोर्शन हो गया, नॉन टेक्निकल पोर्शन भी आपको पूरा, आपके पास अभी भी 2 मंथ का टाइम है, आपको डेली कराया जाएगा, 1 आवर्स आपकी डेली आपकी नॉन टेक की क्लास भी लगेगी, ठीक है। अब नॉन टेक वाले पोर्शन में यदि हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर कौन सी बुक प्रीफर कर लें नॉन टेक में कि जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। तो भैया देखो, ऐसा है कि एक ही बुक से यदि मेरे को बताना होता कि एक ही बुक से क्वेश्चन आने होते तो एक ही बुक में सबको बता देता और सब वो बुक पढ़ लेते और सबके अच्छे मार्क्स आ जाते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक ही बुक पढ़ के आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, है ना। तो आप ये करो कोशिश कि आप एमपी जो पढ़ रहे हो तो एमपी में जो भी बुक आप प्रिफर कर रहे हो साथ में ही उसके आप क्या करो, अपना करंट अफेयर भी कंप्लीट करते जाओ, है ना। आप क्या करो, जैसे आपने कोई सा टॉपिक पढ़ा, सपोज दैट आपने एमपी स्पोर्ट्स पढ़ लिया, एमपी स्पोर्ट्स पढ़ लिया। अब जब आप एमपी स्पोर्ट्स पढ़ रहे हो तो आप करंट अफेयर की जो भी बुक आपके पास है, कोई भी पब्लिकेशन की आप बुक ले सकते हो, उस पर से आप स्पोर्ट्स वाला सेक्शन निकालो और अपने नोट्स में जो भी आपको करंट अफेयर की चीज़ें मिल रही हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अपने नोट्स में आप यहाँ पर ऐड कर लो, तो आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे नोट्स आपके क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, दूसरा टॉपिक जब आप पढ़ रहे हो तो दूसरे टॉपिक को भी पहले आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो उस बुक से आपने पूरा पढ़ लिया, साथ में आप जब करंट की बुक लेके आए हैं उस पे से उसी टॉपिक को पढ़ना फिर से, तो जो भी एक्स्ट्रा डेटा आपका निकल के आ रहा है उसको आप यहाँ पर अपने नोट्स में क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। इस तरीके से आप एमपी के हर एक टॉपिक को पढ़ो तो आपका करंट भी कंप्लीट होता जाएगा, प्लस आपका जो एमपी है वो भी आपका क्या होता जाएगा, कंप्लीट होता जाएगा, प्लस करंट भी आपका कंप्लीट होता जाएगा, है ना। तो यदि हम बात करते हैं, ये आपके 35 क्वेश्चन है, इनको तो बिल्कुल भी आपको छोड़ना ही नहीं है ना। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए देखो, एमपीपीएससी का कट ऑफ किसी भी कंडीशन पे आपका 70% से ज़्यादा, या मैक्सिमम यदि कट ऑफ जाता भी है तो 80% से ज़्यादा तो आपका कट ऑफ किसी भी हाल में नहीं जाने वाला, है ना। आप यदि ये सोच रहे हो कि बिल्कुल पूरे के पूरे क्वेश्चंस करके आ जाओ तो पॉसिबिलिटी नहीं है। आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास जितना कंटेंट अवेलेबल है ना, वो उसको छोड़कर वो कंटेंट की तरफ भाग रहे हैं जिससे कि उनका कोई लेना देना नहीं है। अब यदि यूट्यूब में कोई भी फैकल्टी पढ़ा रही है तो वो तो भाई अपना,
क्योंकि वो पढ़ा रहा है तो वो तो बिल्कुल सब कुछ निकाल के देगा उस टॉपिक के बारे में, लेकिन क्या उसकी आपको ज़रूरत है? उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना पढ़ो, सब कुछ नहीं पढ़ सकते आप। अगर आप सब कुछ पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपका फिर जो आपका, जैसे यदि मैं बात करता हूँ, आपको मैंने बोला था 140 क्वेश्चन के लिए आपको तैयारी करनी है, 10 क्वेश्चन आपको छोड़ देना है। अब इस 140 क्वेश्चन पे भी यदि मैं बात करता हूँ, अगर आप उन क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हो जो डिफिकल्ट होते हैं, तो अगर आप उन क्वेश्चन की तरफ आप जाओगे तो आपका यहाँ पर ये मान के चलो कि आप यहाँ पर 40 मार्क्स के आसपास आप वैसे ही क्या कर दोगे, आप फेल हो जाओगे। 40 क्वेश्चन, ये मान के चलो 40 मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, 40 मार्क्स है ना, 40 करीब करीब मार्क्स आपके उन 10 क्वेश्चन को करने की दिक्कत चक्कर में आपके 40 मार्क्स भी चले जाएंगे, है ना। तो आप बिल्कुल ऐसा मत करो कि आप डिफिकल्ट चीज़ें पढ़ने चले गए तो आपके इजी वाले क्वेश्चन छूट जाएं। तो जो भी कंटेंट आपके पास मौजूद है उस पर आप भरोसा करो, है ना, और जितना उस पर दिया हुआ उतना आप अच्छे से याद कर लो। ऐसा नहीं है कि आप क्या, आज के टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग भाग रहे हैं कहाँ पे, बोले ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, और पढ़ तो सब जगह से लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की। तो अगर आप कोई भी टॉपिक, यदि आपने दिन भर में एक टॉपिक भी पढ़ा तो एक टॉपिक में आप क्या कर लो, कमांड हासिल कर लो कि अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपसे बन जाए। ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ों के पीछे आपको नहीं भागना है ना। एक तो आप सबसे पहले क्या करो, सिलेबस को कवर करो। सिलेबस कवर करने के बाद भी सिलेबस में आपको वो चीज़ें पढ़नी है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें नहीं पढ़ना। पता चल रहा है आप एई की तैयारी कर रहे हो, आप गेट के क्वेश्चन निकाल के बैठ गए 2 नंबर वाले, है ना। आपने यदि बात कर रहे हैं, आप ईएस का कंटेंट निकाल के बैठ गए जो कि आपके सिलेबस में भी नहीं है। पता चला फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, हाइड्रोलिक मशीन पढ़ने बैठ गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें नहीं करना है आपको। जो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है मैंने एनालिसिस कर दिया है, वहाँ से उस एनालिसिस की वीडियो देखो, और वीडियो देखने के बाद आप उस टॉपिक को निकालो, और उस टॉपिक में अगर वो आपने जहाँ से भी पढ़ा है आपके पास अगर उसका कंटेंट है तो आप डायरेक्ट क्या करो, उसकी थ्योरी पढ़ो। थ्योरी पढ़ने के बाद आप क्या करो, उसके क्वेश्चंस डायरेक्ट निकाल के बैठ जाओ कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला। थ्योरी सब पढ़ लेते हैं, है ना। जो लोग थ्योरी नहीं पढ़ रहे, या दिक्कत क्या है, जो लोग थ्योरी पढ़ भी रहे हैं तो जो उनके पास अवेलेबल है उस चीज़ को नहीं पढ़ रहे हैं, वो एक्स्ट्रा चीज़ को निकालने की कोशिश कर रहे हैं थ्योरी में कि हम ये वाला टॉपिक भी कवर कर लेते। नहीं तो यदि एक्स्ट्रा ही टॉपिक निकालना तो सीधे बुक खोल के बैठ जाओ और बुक में से सारी चीज़ें पढ़ लो। तो बुक तो आपको इतना पॉसिबल ही नहीं है कि आप सारी की सारी एक ही सब्जेक्ट की बुक याद करके बैठ जाओ, है ना। या तो फिर सिर्फ एक सब्जेक्ट की बुक पढ़ो, बाकी सारे सब्जेक्ट छोड़ दो, है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, जितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो चीज़ निकालो। अगर कोई चीज़ डिफिकल्ट लग रही है तो उस चीज़ को छोड़ दो, है ना। अगर कोई चीज़ आपको डिफिकल्ट लग रही है तो उस चीज़ को छोड़ दो। आप उसके यदि आप पढ़ते भी हैं तो आप क्या करो, उसको एक बार पढ़ो, उसके क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करो। अगर कोई टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो सबसे पहले उसका क्वेश्चन का पैटर्न देख लो। अगर उस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा डिफिकल्ट है तो उसको छोड़ दो, क्योंकि वो आप आज पढ़ भी लोगे, 3 दिन के बाद यदि उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं बनेगा। उससे अच्छा ये है कि जो टॉपिक आपको आता है आप उस टॉपिक को बिल्कुल स्ट्रांग हो जाओ कि उस टॉपिक को आप गलत करके मत आओ, है ना। तो यही बोलूँगा मैं कि सबसे पहला काम आप क्या कर लो, सिलेबस को कवर कर लो। सिलेबस को कवर करने के साथ साथ ही आप क्या करो, आप उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस। जैसे यदि हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर एनालिसिस की यदि हम बात करेंगे तो स्ट्रक्चर एनालिसिस को पढ़ते टाइम पे आप यहाँ पर थ्योरी आप पढ़ लो और घर में जाकर आप क्या करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते समय जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है आप लेकर आओ, कायदा अपन उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वो क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, जो भी आपको डाउट आएगा वो क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा आपके क्लास के टाइमिंग के बाद। या तो आप 1 घंटे पहले आ जाओ, डाउट सारे पूछ लो, या तो आप 1 घंटे बाद तक रुको और अपने डाउट पूछ लो, है ना। अच्छा, इस कोर्स की यदि मैं बात करता हूँ टाइमिंग क्या होगी, यदि मैं इसकी बात करता हूँ इसकी टाइमिंग क्या होगी, है ना। तो आपकी जो क्लास चलेगी वो क्लास की टाइमिंग रहेगी 12 o'clock to 7 o'clock। अब आपको लग रहा होगा ये टाइमिंग बहुत ज़्यादा है ना, आपको लग रहा होगा ये टाइमिंग बहुत ज़्यादा। तो भैया ऐसा है कि अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो एग्ज़ाम के माहौल पे भी रहना पड़ेगा, है ना। इस पर यदि हम स्टार्टिंग में बात करते हैं कि इसमें स्टार्टिंग में ही आपका 12 to 1 आवर, 12 o'clock से 1 o'clock तक यदि हम बात करें तो आपके स्टार्टिंग में ही आपका क्या हो जाएगा, नॉन टेक की क्लास लग जाएगी। आपके स्टार्टिंग में ही आपकी क्या हो जाएगी, नॉन टेक की
क्लास आपकी लग जाएगी। और उसके बाद 1 बजे से, ये मान के चलो 1 बजे से लेकर आपकी 7 बजे तक, है ना, 1 बजे से लेकर 7 बजे तक, बीच में आपका गैप भी मिलेगा आपको 30 मिनट का, है ना। और आपकी यहाँ पर क्या क्लास चलेगी, आपकी टेक्निकल की क्लास चलेगी। उसके बाद आपका सैटरडे और संडे को आपका क्या होगा, टेस्ट होगा, है ना। अच्छा, इस कोर्स में यदि आप एनरोल करते हो तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है, आपकी इस कोर्स में जब आप एनरोल करते हो तो इसकी जो फीस है आपकी, अभी इसकी फीस क्या है, 6000। अभी आपकी फीस 6000 है, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में इससे कम में कोई नहीं पढ़ाता, है ना, ये सबसे मिनिमम फीस है। और याद रखना, सारे के सारे सब्जेक्ट्स, मैक्सिमम, मैं सारे सब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम इसमें से मैक्सिमम जितने पॉसिबल हो सकेगा वो सारे सब्जेक्ट आपके सिविल इंजीनियरिंग के मैं ही कंप्लीट कराऊंगा। साथ में नॉन टेक के कुछ टॉपिक जो है मैं ही कंप्लीट कराऊंगा, है ना। तो यहाँ पर जो फीस है वो आपकी 6000 है। और जो आपका 1 अक्टूबर से जो आपका फुल कोर्स है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको बाद में मिलेगी, है ना। मैं अभी से बता दे रहा हूं, 1 अक्टूबर से जो आपका फुल कोर्स स्टार्ट होने वाला है, उस कोर्स में यदि हम बात करेंगे, इस फुल कोर्स में, ये जो है आपका फुल कोर्स, ये 5 मंथ का कोर्स है। यदि आप इस कोर्स को एनरोल करते हो, है ना, ये जो क्रैश कोर्स है, इसको यदि आप एनरोल करते हो तो आप जो रिमेनिंग फीस होगी इसकी, जैसे यदि हम बात करते हैं, हमारे जो फुल कोर्स की जो फीस होती है वो होती है हमारी 15000, है ना। तो आपकी जो रिमेनिंग फीस होगी, अगर आप फुल कोर्स में एनरोल करना चाहोगे तो इतनी फीस के बाद जो रिमेनिंग फीस होगी आप वो देकर आप फुल कोर्स में क्या हो जाओगे, शामिल हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में जो लोग अभी इस कोर्स को परचेज करेंगे वो आपका पूरा का पूरा क्रैश कोर्स ही पढ़ेंगे। उसके बाद जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको डायरेक्ट फुल कोर्स में डाल दिया जाएगा, जिसकी फीस आपकी कितनी रहेगी, 15000 रहने वाली है। इस पर आपको एक सब्जेक्ट, जैसे यदि हम बात करते हैं, जैसे आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस बस हो गया, तो स्ट्रक्चर टाइमिंग उसकी सेम रहेगी, फुल कोर्स की भी टाइमिंग आपकी क्या रहेगी, टाइमिंग जो है चेंज होगी, लेकिन उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपका क्या रहेगा, टाइम ड्यूरेशन आपका सेम रहेगा। मतलब 6 आवर अभी भी क्लास चल रही है, 6 आवर्स बाद में भी क्लास चलेगी। उस पर यदि हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और टॉस को यदि बात करें तो टोटल आपका वो आपका ये मान के चलो कम से कम नहीं तो 70 to 80 आवर्स चलेगा, है ना, 70 to 80 आवर्स चलेगा। और इस कोर्स में यदि हम बात करेंगे आपका, तो इसमें आपका सारे एग्जाम जो हैं आपके एमपी से रिलेटेड, जितने भी एमपी सब इंजीनियर का एग्जाम उसको भी कवर कराया जाएगा, एमपी पीएससी एई को तो कवर कराया ही जाएगा, एसएससी जेई को भी कवर, मतलब देखो थ्योरी तो सारी सेम रहेगी लेकिन उस पर क्वेश्चन सारे एग्जामों के प्रैक्टिस कराए जाएंगे, ठीक है। तो आपको फिर बाद में आपको इसकी टोटल फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, जो आपकी रिमेनिंग फीस होगी वो आपको, जो भी रिमेनिंग फीस होगी वो आपको इसमें डाल के और आपको फुल कोर्स में भी डाल दिया जाएगा। साथ में इस फुल कोर्स में आपका क्या है, आपका वैसे ये चीज़ अभी नहीं बतानी थी लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, ऑटोकैड और आपका रेविट स्ट्रक्चर, ये दोनों सॉफ्टवेयर भी सिखाए जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि हमारे एमपी में एग्जाम की डेट क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो जब आप 5 मंथ में आपका ये कोर्स जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको ये ऑटोकैड और रेविट भी सिखाया जाएगा। अच्छा, ये इसलिए सिखाया जाएगा कि यदि आप जब क्लास कर लेते हो तो क्लास करने के बाद अगर आपसे ये दोनों ड्राइंग भी आपसे बनने लगी, ऑटोकैड और रेविट, ये साथ में ही चलेगा, 5-5 का ग्रुप बना के आपको सिखाया जाएगा ऑटोकैड और रेविट, ठीक है। जब आपसे ये सॉफ्टवेयर आने लगेंगे तो आप बेरोजगार, आप कहीं पे भी कोई सी भी ड्राइंग, अच्छा ये वो चीज़ सिखाई जाएगी यहाँ पर जो कि आपको डायरेक्ट फील्ड में बनानी होती है। डायरेक्ट आपको मैप बनाना सिखाया जाएगा, ऑटोकैड में पहले सिखाया जाएगा और उसके बाद आपको रेविट में सिखाया जाएगा, है ना। जैसे ही आप क्लास से निकलोगे तो क्लास से निकलने के बाद आपको ये नहीं रहेगा कि आप बेरोजगार रहोगे, आप किसी की भी ड्राइंग बना सकते हैं, है ना। आप अपने ऑटोकैड में और रेविट में आप ड्राइंग बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको प्रॉफिट होने वाला है साथ में जब आप फुल कोर्स को इनरोल करते हो तो। और यदि आपने क्रैश कोर्स को भी इनरोल किया है तो क्रैश कोर्स से आपको डायरेक्ट फुल कोर्स में डाल दिया जाएगा, सेम फीस में आपको क्या किया जाएगा, आपको जो रिमेनिंग फीस रहेगी वो फीस बस आपको पे करनी होगी, ठीक है। तो ये है हमारा क्रैश कोर्स के बारे में और मैंने आपको बता दिया। अगर कोई भी दिक्कत है मैं बता देता हूँ आपको किस नंबर पर कॉल करना है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉल आपको किस नंबर पर करना है। कॉल जो आपको करना है,
कॉल आपको जो करना है वो किस नंबर पे करना है आपको, 9329484686। ठीक है। यदि इस नंबर पे कॉल नहीं लगता है तो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, 7509487745। इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तब आप इस नंबर पे कॉल करना। ठीक है। बेसिकली आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर ये नंबर नहीं लगता है आपका तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थी इंफॉर्मेशन इस क्रैश कोर्स के बारे में। आप अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम यह है कि सर कोर्स को ऑनलाइन स्टार्ट कर दो, तो ऑनलाइन बहुत सारे लेक्चर यूट्यूब में पड़े हुए हैं, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको सही में तैयारी करनी है, आपको प्रॉपर माहौल चाहिए है, तो आप ऑफलाइन क्लास को ही प्रेफर करें, है ना। आप ऑनलाइन क्लास के चक्कर में मत पड़ें, क्योंकि आप इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि अभी तक कोरोना था, ऑनलाइन आपने बहुत पढ़ाई कर ली। अगर आपने ऑनलाइन पढ़ाई कर ली तो आपकी तैयारी हो जानी चाहिए थी अब तक, है ना। मतलब आपकी तैयारी अभी तक हो जानी चाहिए थी, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ सकते होते तो आप पढ़ चुके होते अब तक, है ना। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो आपको ऑफलाइन ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक टाइम था आपको ऑनलाइन स्टडी का, आप कर सकते थे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं सिविल इंजीनियरिंग के, तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, किसी से ही पढ़ सकते थे, है ना। लेकिन अगर आपको पढ़ना होता तो अब तक पढ़ चुके होते आप। अगर आपको आपकी पढ़ाई नहीं हुई है तो आप कहीं पे भी हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहीं पे ज्वाइन करो, आप कहीं पे भी ऑफलाइन क्लास ही ज्वाइन करो और मन लगा के पढ़ाई करो। अगर बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम यह है सर जबलपुर बहुत दूर है, हम आ नहीं पा रहे हैं, तो अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको, क्योंकि आप कहीं पे भी पैसा लगा रहे हैं, है ना, पैसे आप स्टोर करके नहीं रख सकते कि आपके पास आज इतने पैसे हैं तो आपने उसको क्या कर लिया, जमा करके रख लिया, वो पैसे आपके खर्च हो ही जाने हैं। तो आप ये कोशिश करो पैसे को इन्वेस्ट करो, है ना। उससे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर मिलेगा। अगर आप कहीं पे पैसा लगाते हो तो उससे आपको कहीं ना कहीं पे फायदा मिलता है। आप इस कोर्स पे फुल कोर्स में, अभी तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको उसी से फुल कोर्स में डाल दिया जाएगा। फुल कोर्स में आने के बाद आप मन लगा के क्या करो, 5 महीने मन लगा के आप अपना सिलेबस तैयार करो, और सिलेबस तैयार करने के बाद फिर आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। अच्छा, इस फुल कोर्स में आपको सारे एग्जाम जितने भी AE JEE के एग्जाम होते हैं वो, प्लस गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, है ना, 70% क्वेश्चन गेट के सारे करा दिए जाएंगे। ESE के सारे क्वेश्चन आपको जो प्री में आते हैं वो क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, है ना। और कुछ बुक्स हैं, जैसे यदि हम बात करते हैं SSC JEE की प्रीवियस ईयर की बुक आपको कंप्लीट करा दी जाएगी, एंड गुप्ता की बुक आपको कंप्लीट करा दी जाएगी। तो ये सारी बुक के क्वेश्चंस जो हैं आपको फुल कोर्स में ही कंप्लीट करा दिए जाएंगे। अभी क्रैश कोर्स में आपका सबसे पहला काम ये होगा कि आप क्या करो, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स की ज़्यादा प्रैक्टिस अब करनी नहीं है, तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप क्या करो, पहले पूरा सिलेबस कवर कर लो। सिलेबस कवर करने के साथ जो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होता जाता है, जैसे आपका 20 सितंबर से 27 सितंबर तक आपका मान लो स्ट्रक्चर एनालिसिस कंप्लीट हो गया, तो आप क्या करो कि आप जैसे पर डे आप घर जाते हो तो आप तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते ही करते हो, साथ में आप क्या करो, जैसे ही आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा तो आप इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी साथ में करते जाओ, और साथ में आप क्या करो, जब ये सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होगा तो क्लास में जब इसकी थ्योरी होगी तब उस टॉपिक के क्वेश्चन करते जाओ, साथ में जो बुक रहेगी आपकी स्ट्रक्चर एनालिसिस की उसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते जाना, जो भी आपके पास टाइम मिलेगा, है ना। इस तरीके से आप देखोगे, जैसे ही आप जैसे मान लो थर्ड सब्जेक्ट में पहुंचोगे, तो थर्ड सब्जेक्ट में पहुंचने के साथ यहाँ पर आपको सिर्फ वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जो टॉपिक क्लास में चलेगा, लेकिन साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर के जो दो सब्जेक्ट हैं उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। साथ में अगर आप लोग बोलोगे तो मैं 1 घंटे का टाइम और बढ़ा दूंगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाएगी। ठीक है, तो मन लगा के पढ़ाई करते रहो, है ना। ज़्यादा ऑनलाइन के चक्कर में मत पढ़ो, जो कंटेंट आपके पास है उस पर भरोसा करो, है ना, और उसको बार बार पढ़ो, है ना। जितने ज़्यादा बार आप एक ही टॉपिक को पढ़ोगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, XYZ कोई सा भी टॉपिक है आपका, तो उस टॉपिक को कॉपी बंद करके खुद से
बनाने की कोशिश किया करो कि क्या था एक्चुअली में इस टॉपिक में। अगर आप ये चीज़ करना सीख गए तो ये मान के चलो कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, है ना। और साथ में आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और बहुत सारे लोगों के डाउट आते हैं कि सर अगला वाला एमपीपीएससी यही कब होगा, है ना। तो देखो ये गवर्नमेंट को भी नहीं पता कि अगला वाला एमपीपीएससी कब होना है ना। तो मैं कैसे बता सकता हूँ आपको कि नेक्स्ट आपका एमपीपीएससी का एई का एग्जाम कब होगा। सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आपका जो नेक्स्ट वाला जो एमपीपीएससी एई का एग्जाम है या जो सब इंजीनियर की वैकेंसी है वो नेक्स्ट ईयर आ सकती है ना। मैं बिल्कुल श्योर होकर ये नहीं बोल सकता हूँ कि आपका एग्जाम नेक्स्ट ईयर होगा ही होगा, है ना। लेकिन पॉसिबिलिटी है, चुनाव है तो आपका नेक्स्ट वाला जो एमपीपीएससी एई का एग्जाम है वो भी आपका होगा ही होगा। ठीक है, तो मन लगाकर पढ़ाई करते रहो, है ना। और अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है तो कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लो, है ना। आप जहां पर भी रह रहे हो वहां से आओ, है ना। जबलपुर में बहुत सारी सुविधाएं हैं, आप यहां पर आओ और आप क्लास को ज्वाइन करो। ओके, थैंक यू। और कोई भी डाउट होते हैं आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या ये आपका नंबर है इस पर भी आप कॉल कर सकते हो, है ना। अच्छा, एक चीज़ और, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर ये आपके काम का नहीं है तो हो सकता है किसी दूसरे के काम का हो, है ना। आपको नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दूसरे को शेयर कर सकते हो। जिन भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हो उनको आप वीडियो को शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।